Hello everyone, my name is Anurag Verma and welcome to my YouTube channel Deep Learners. ओके, हम लोग आज क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे पार्ट 2 बुक, ये वाली बुक जो आपकी है पार्ट 2, वो हम सबसे पहले करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 काफी आसान है। ठीक है, इसमें जो शुरू के जो दो चैप्टर्स है ना, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, उसकी कंबाइंड वेटेज 17 नंबर की है। तो बहुत ही आसान बुक है और सिर्फ इस बुक को पढ़ने से आपके 35 नंबर तो आ जाएंगे। ठीक है ना, बुक 1 35 नंबर, बुक 2 35 नंबर, क्योंकि मैंने इसकी एनालिसिस कर रखी है। लगभग लगभग बस 2-3 नंबर का फर्क है, वरना आप कह सकते हैं कि पार्ट 1 भी 35 नंबर और पार्ट 2 भी 35 नंबर की आती है। तो पार्ट 2 आसान है, तो चलिए हम लोग पहले पार्ट 2 करते हैं। ठीक है ना, इस महीने के एंड तक मैं आपको पार्ट 2 खत्म करवा चुका हूँ। ठीक है ना, अगले 30 से 40 दिनों में हम पार्ट 2 कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पार्ट 1 कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला चैप्टर है पार्ट 1 का, वो है रे ऑप्टिक्स, और इसकी वेटेज बड़ी अच्छी है, कम से कम 7 से 8 नंबर की वेटेज है। और चैप्टर 9 और 10 की तो कंफर्म है, मिलाकर के 17 नंबर की वेटेज है। ओके, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। जो आपने 10th में लाइट का चैप्टर पढ़ा था, उसका हल्का सा एडवांस्ड वर्जन है, बहुत ज्यादा एडवांस वर्जन नहीं है। तो जिसने 10th क्लास में बहुत अच्छे से रे ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, उसके लिए चुटकियों का खेल है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बोलूंगा, सबसे पहले कॉपी पेन ले लें और फिर वीडियो को देखें, और साथ के साथ वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते रहें। स्क्रीनशॉट वाला काम मत करें। ठीक है, लेकिन ये सबसे पहले तो आप सिलेबस का अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिलेबस का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, बिकॉज सिलेबस इज इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज पढ़िए आप, सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए। ओके, अब लास्ट के 3 महीने बच गए हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आपको फोकस होकर के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट को आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो सिलेबस देखिए, चैप्टर नंबर 9 का क्या है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये सिलेबस आपकी स्क्रीन में दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने एनसीईआरटी बुक में इसको मार्क कर लीजिएगा। बात करें अगर हम डिलीटेड पोर्शन की, तो ये डिलीटेड पोर्शन सिलेबस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो डिलीटेड पोर्शन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपनी एनसीईआरटी बुक में खोज करके कौन सा टॉपिक कहां पर है मार्क कर लीजिए कि भाई ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन जो जो कट गया है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कट गया है, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा, हल्का सा पढ़ाऊंगा, क्योंकि नॉलेज होनी जरूरी है। क्योंकि ये सीबीएसई से कटा है, जेई या फिर नीट से नहीं कटा है। अगर आप जेई या नीट की भी तैयारी कर रहे हैं आगे, या फिर और कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट्स तो यूज होंगे। इसलिए मैं हल्का सा जरूर पढ़ाऊंगा। डिलीटेड पोर्शन ऐसा नहीं है कि मैं एकदम नेग्लेक्ट करके चलूंगा, मैं उसे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन हल्का सा पढ़ाऊंगा। बस बस आपको नॉलेज हो उसकी। ठीक है, ज्यादा डीप में हम नहीं घुस रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग ऑप्टिक्स। देखिए ऑप्टिक्स का क्या मतलब है। ऑप्टिक्स देखिए फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं। अब मैंने कहा कि ऑप्टिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं, तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई लाइट क्या होती है। ऑप्टिक्स तो वो ब्रांच है जिसमें लाइट की स्टडी करते हैं, तो भाई लाइट क्या है। तो चलिए आइए समझ लेते हैं लाइट क्या होती है। देखिए, अब आप 10th वाली वो डेफिनेशन मत दीजिएगा कि लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। नो, अब वो डेफिनेशन क्लास 10th के बच्चे से पूछता तो वो आप डेफिनेशन देते। नाउ यू आर इन 12th, तो 12th में डेफिनेशन का हल्का सा लेवल बढ़ गया है। क्या है डेफिनेशन, देखिए डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, आप देखिए और मैं इसको समझा देता हूं आपको। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ये एक बैंड है। ओके, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में होती है, उस वेवलेंथ की रेडिएशन को हम लाइट कहते हैं। ओके, इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैविंग वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर which help us to see various objects। देखिए ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें सबसे पहले आता है गामा रे, फिर एक्स रे, फिर यूवी रे, फिर हमारा विबग्योर आता है, फिर इंफ्रारेड रेज, देन माइक्रोवेव, देन रेडियो वेव। तो इसमें ये जो विबग्योर है, जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में वेरी करती है, यही है वो विजिबल रेंज। यही हम देख सकते हैं। इसके अलावा ना हम एक्स रे देख सकते हैं, ना यूवी रे देख सकते हैं, और कोई रेज हम नहीं देख सकते। तो सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट जिसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में होती है, उसे हम लाइट कहते हैं। ओके,
अब ये जो ऑप्टिक्स हमारी ब्रांच है जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं, उसे हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया। पहला है हमारा रे ऑप्टिक्स, आपका चैप्टर नंबर 9। दूसरा है हमारा वेव ऑप्टिक्स, दैट इज आपका चैप्टर नंबर 10। किस बेसिस पर क्लासिफाई किया? देखिए, लाइट को बहुत लोग पार्टिकल नेचर का समझते हैं। मतलब वो लोग सोचते हैं कि लाइट जो है इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स से मिलकर बना है। कुछ लोग कहते हैं कि लाइट इज अ वेव, लाइट वेव नेचर की है। तो बाद में पता चला, मॉडर्न थ्योरी है कि लाइट दोनों नेचर की है, रे नेचर की भी है, वेव नेचर की भी है। तो जिस ब्रांच में हम लाइट को रे मानकर स्टडी करते हैं, रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड फिनोमेना को पढ़ते हैं, ठीक है, उसे हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं। जिस ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स में हम लाइट को वेव मानकर स्टडी कहते हैं करते हैं, उसे हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। ओके, अब देखिए, जब आप पूरा चैप्टर नंबर 9 और 10 पढ़ लेंगे तो आप बता लेंगे कि भाई लाइट में, रे ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स में अंतर क्या है। बट मैं फिर भी एक आधा पॉइंट तो डिस्कस करूंगा ही। बट आप जब चैप्टर नंबर 9 और 10 पूरा पढ़ लेंगे तो आप अपने आप बता लोगे कि भाई रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में अंतर क्या है। देखिए, रे ऑप्टिक्स में जो हम ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज्यादा होती है। डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। बट अगर हम बात करें वेव ऑप्टिक्स की, तो वेव ऑप्टिक्स में जो ऑब्जेक्ट्स हम लेते हैं, उसकी जो साइज होती है, उसका जो डायमेंशन होता है, वो लाइट के वेवलेंथ के आसपास होता है। दैट इज 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग जैसी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। वेव ऑप्टिक्स में हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जैसी चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया डिफरेंस हमारा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बीच में, ठीक है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठे रहे होंगे और साथ साथ नोट्स आप बना रहे होंगे। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। देखिए, जो लाइट है हमारी, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। जिस स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करती है, उस स्ट्रेट लाइन पाथ को ही हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। और बहुत सारे रेस के बंडल को हम बीम कहते हैं। तो रे क्या होता है, बीम क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप आगे डेफिनेशंस पढ़ रहे होंगे कुछ चीजों की, तो वहां पे रे, बीम, ये सब टर्म यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस बिटवीन रे एंड बीम। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स, और इसका सबसे पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है इसकी डेफिनेशन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखिए, पॉलिश सरफेस को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे हम लाइन बना देंगे और डैश डैश बनाएंगे। डैश डैश वाला जो, जिस साइड हम डैश डैश बनाते हैं, उस साइड हम क्या करते हैं? मिरर को पेंट करते हैं। वो हमारा पॉलिश्ड सरफेस होता है, ठीक है। ये हमारा एक पॉलिश्ड सरफेस है। यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट होकर चली गई, तो ये ऑब्जर्व किया गया। देखिए, जिस पॉइंट पर आकर के ये इंसिडेंट होगी, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से नॉर्मल बना दिया जाए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। देखिए, यही बन गए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दूसरी बात, ये जो इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे गई, और ये जो नॉर्मल है, ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। इसको और अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, एनसीईआरटी का ही फिगर है ये हमारा मिरर है, ठीक है। इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल से एक एंगल थीटा बनाई, फिर थीटा एंगल बना करके रिफ्लेक्ट हो गई। ये देखिए, अगर मैंने किसी पेपर को, ये यहाँ पे एक पेपर लगाया गया है, पेपर को मैं रख दूं, तो उस पेपर के प्लेन में इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों लाई कर जाएंगे, ठीक है। ये मतलब होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एक प्लेन में लाई करते हैं। ओके, चलिए, अब हम लोग सीख लेते हैं कि भाई नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं। अभी मैंने सीधा सरफेस दिया था, तो आपने
नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब देखिए मैंने कि कोई इंक्लाइंड सरफेस दिया है, ठीक है, एक टेढ़ा सा सरफेस दिया है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आपको हमेशा सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये रहा हमारा सरफेस और सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना दिया गया। ये तो बड़ा आसान था, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये स्फेरिकल सरफेस में हम नॉर्मल कैसे बनाते हैं। तो देखिए ये एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है, ये एक इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे आई और ये स्फेरिकल मिरर को इसने कोइंसाइड किया, इसने उसके बाद रिफ्लेक्ट हुई। तो जब हम यहाँ से नॉर्मल बनाएंगे परपेंडिकुलर, तो ध्यान रखिएगा एक बात का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत यूज होगा आगे इसका, कि जो नॉर्मल हम बनाते हैं वो सेंटर से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सब टर्म्स में आगे डिस्कस भी करूंगा, लेकिन ये जो नॉर्मल होता है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है और ये फिर चला जाता है रिफ्लेक्ट होकर के, ठीक है। एक फिनोमिना है नॉर्मल इंसिडेंस का। व्हाट इज नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। ये देखिए ये हमारा एक पॉलिश्ड सरफेस है। अगर मैं किसी पॉलिश्ड सरफेस पर 90 डिग्री पर लाइट रेज को भेजूं, तो नॉर्मल भी मैं 90 डिग्री पर बनाऊंगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस चूंकि जीरो हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा। इसीलिए इस फिनोमिना को कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, की लाइट आएगी 90 डिग्री से और चली भी जाएगी 90 डिग्री से। एक्चुअली में कुछ लोग कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90, नो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट 90। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, डेफिनेशन देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की, नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल तो जीरो है भाई। सो नॉर्मल इंसिडेंस का बहुत आगे यूज पड़ेगा जब हम रे डायग्राम्स बना रहे होंगे। ओके, आई होप सो आपको नॉर्मल इंसिडेंस समझ में आ गया होगा, जब लाइट 90 डिग्री पर आकर के सीधे सीधे आए, सीधे सीधे चली जाए। ओके, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ लिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले हम आज के पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में रे डायग्राम्स वगैरह की बात कर रहे होंगे। तो देखिए स्फेरिकल मिरर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर, एक होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कॉनकेव मिरर के नाम में और कॉन्वेक्स में, याद नहीं रख पाते कॉनकेव क्या होता है कॉन्वेक्स क्या होता है। तो मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, देखिए कॉनकेव, केव स्टैंड्स फॉर गुफा, केव मतलब गुफा। तो ये देखिए ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस है उसके पीछे मैंने पॉलिश किया है, पीछे पीछे यहाँ पर मैंने पॉलिश किया, यहाँ पर मैंने पेंट करवाया है। तो जब लाइट आएगी तो देखिए लाइट आपको लग नहीं रहा किसी गुफा में घुस रही है, किसी केव में घुस रही है। तो लाइट एक केव जैसे शेप में जब जाए, ठीक है ना, इनसाइड कुछ अंदर जाती है लाइट, जब केव में जाती है तब उस मिरर को हम कॉनकेव कहेंगे, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गलती हो गई है, कॉन्वेक्स मिरर में ये वाला सरफेस पॉलिश्ड होगा, इधर आप पॉलिश कर लीजिएगा, आप नोट्स बना रहे होंगे तो इधर पॉलिश कर दीजिएगा कॉन्वेक्स में, ठीक है, यहाँ पर पॉलिश होगा, ठीक है। तो लाइट यहाँ पर आएगी और फिर रिफ्लेक्ट करके डाइवर्ज हो जाएगी। तो जब जो सरफेस, जिस सरफेस पे लाइट आएगी वो सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड हो, मतलब उभरा हुआ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। और जब लाइट गुफा के अंदर घुस रही होगी तब उस मिरर को हम कॉनकेव मिरर्स कहेंगे। एक छोटी सी ट्रिक है याद करने की, अगर आपको डिफिकल्ट होती है, आप कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं अंतर समझ पाते, तो मैंने हल्का सा आपको टेक्निक दे दी। बाकी अंदर की ओर लाइट जाती है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन जो भी करे वो डेट इज कॉनकेव, और बाहर की ओर जब लाइट टक्कर मारती है किसी मिरर पे तो उस मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ओके, अब प्रश्न ये उठता है कि ये कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर कैसे बने होंगे। तो देखिए एक स्फीयर लिया गया होगा, एक हॉलो स्फीयर लिया गया होगा और उसे काट दिया गया होगा। ये मैंने एक स्फीयर लिया, उसे काट दिया और उसके बाहरी सरफेस को मैंने पॉलिश कर दिया। और जब मैंने बाहरी सरफेस को पॉलिश कर दिया
तो ये क्या बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया। ठीक है, अब लाइट कहाँ पे आएगी, यहाँ पर आएगी, ये रिफ्लेक्शन करेगी। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हम उसी तरीके का एक हॉलो स्फीयर लेंगे और उसे काट करके अंदर की ओर पॉलिश करेंगे। इस बार बाहर की ओर नहीं पॉलिश करेंगे, अंदर की ओर पॉलिश करेंगे, तो पॉलिश सरफेस हमारा अंदर हो गया। अब लाइट हमारा बल्जिंग आउटवर्ड जो सरफेस होगा वहां पे आएगी, टक्कर मारेगी और रिफ्लेक्शन वगैरह करेगी। तो यहीं से आप समझ पाएंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो ये जो कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है, वो जिस स्फीयर से बनाए गए उन स्फीयर के सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस स्फीयर्स के सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाउंड्री लाइन के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, आई होप सो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये दोनों टर्म्स अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं कि पोल क्या होता है। देखिए ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है। ओके, ये कॉनकेव मिरर की कुछ लेंथ होगी 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, मान लीजिए इस कॉनकेव मिरर की ऐसी वाली लेंथ, ठीक है ना, सर्कल में ये जो लेंथ है वो लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो उस 20 सेंटीमीटर के आधे पर बाई 2 पर जो पॉइंट होगा, देखिए उसे हम कहते हैं पोल। ये देखिए ये जो मिरर है इसकी लेंथ मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो पोर्शन है, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको, ये जो पोर्शन है मेरा ये 10 सेंटीमीटर होगा और ये नीचे वाला भी 10 सेंटीमीटर। तो किसी भी मिरर के लेंथ के आधे पर जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम पोल कहते हैं। और इत्तिफाक की बात कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट जो पोल होता है हमारा वो उसके एकदम सामने होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आप जानते ही हैं। तो वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये बात ध्यान रखिएगा भाई कि प्रिंसिपल में स्पेलिंग हमारे स्कूल के प्रिंसिपल वाली होगी, ठीक है ना, PLE सिद्धांत वाला प्रिंसिपल मत कर दीजिएगा आप लोग। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल वाली लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होती है। और आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तो समझ ही गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एपर्चर। व्हाट इज एपर्चर? देखिए मैं कॉनकेव मिरर का एग्जांपल ले रहा हूँ, कॉन्वेक्स भी ले सकता था। ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, ये हुआ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर तो ये ऐसे कटोरे टाइप होता है, स्फेरिकल होता है ना, ये ऐसे स्फेरिकल होगा। तो कॉनकेव मिरर तो हमारा स्फेरिकल होगा। तो आगे से देखने में मुझे कुछ एरिया नजर आएगा, ठीक है ना, सर्कल जैसा एरिया एक नजर आएगा, ठीक है ना। आप आई होप सो आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। ये इस मिरर को जब मैं ऊपर से देखूंगा, ऐसे करके देखूंगा, तो ये एक सर्कुलर एरिया मुझे नजर आएगा। उस सर्कुलर एरिया को ही हम अपर्चर कहते हैं, ठीक है। और इस एरिया की जो रेडियस होगी उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ अपर्चर कहेंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ अपर्चर का खास कुछ यूज नहीं है, अपर्चर आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम इस अपने सिलेबस में जो भी मिरर्स की स्टडी करेंगे, चाहे वो हम कॉनकेव मिरर की स्टडी करेंगे या फिर कॉन्वेक्स मिरर की स्टडी करेंगे, हम स्मॉल अपर्चर वाले मिरर की स्टडी करेंगे। आप जब आगे डेरिवेशंस कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे हमेशा लिखा होगा एजम्पशन में कि ये जो मिरर है वो स्मॉल अपर्चर का है। इसके पीछे एक रीजन होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फोकस क्या होता है। व्हाट इज फोकस? सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तक मैंने जितने टर्म्स बताए उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये फोकस वाला। फोकस को हम दोनों पर्सपेक्टिव से देखेंगे, कॉनकेव मिरर के पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे और कॉन्वेक्स मिरर के भी पर्सपेक्टिव से समझेंगे। तो पहले आइए समझ लेते हैं कॉनकेव मिरर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना, डायग्राम की ओर देखिए आप लोग, ये मेरा कॉनकेव मिरर है। जब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है पैरेलल पर सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जब लाइट रेज लाऊंगा तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज होकर के एक पॉइंट पर मीट करेगी।
और वो सारी रेज जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, फोकस बोलूंगा। ठीक है, इसमें एक नोट करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने 10th में नहीं पढ़ी होगी कि जो रेज ऑफ लाइट होगी वो पैराएक्सियल होनी चाहिए। पैराएक्सियल का क्या मतलब है? पैराएक्सियल का ये मतलब है कि जो रेज ऑफ लाइट होंगी ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होगी। अगर बहुत दूर होंगी तो फिर क्या होगा? अगर रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत दूर होंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फिर फोकस पर नहीं मीट करेंगी। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर वो फोकस पर नहीं मीट करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसको कि हमारा फोकल प्लेन क्या होता है। फोकल प्लेन क्या होता है? देखिए, अगर मैं पैरेलल रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ना ले आऊं, ठीक है, ऐसे मैं पैरेलल ऑफ रेज ऑफ लाइट ले आऊं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होती हैं? फोकल प्लेन पर मीट करती हैं। व्हाट इज दिस फोकल प्लेन? ये किसी भी पॉइंट पर मीट करेंगी, लेकिन वो जिस पॉइंट पर मीट करेंगी अगर मैं वहां पर एक प्लेन ऑफ पेपर ले आऊं तो उसी प्लेन ऑफ पेपर पे फोकस भी लाई करेगा, उसी प्लेन ऑफ पेपर पे वो पॉइंट भी लाई करेगा जहां पर सारी पैरेलल लाइंस मीट कर रही होंगी। इसीलिए चूंकि इस प्लेन में फोकस भी है और सारी पैरेलल लाइंस वहां पर मीट कर रही हैं, इसीलिए इस प्लेन का नाम क्या पड़ा? फोकल प्लेन पड़ा। तो आज बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, आगे के लेक्चर हो सकते हैं और बड़े बड़े हों। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। और लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और इस तरीके की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस फॉर योर क्लास 12 बोर्ड्स प्रिपरेशन, फॉर योर ऑसम प्रिपरेशन, मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू।